ऑलराइट, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई रुपीज को लेकर और यूपीआई को लेकर। बहुत से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि दोनों में से आखिर बेटर क्या है। दोनों तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए ही होते हैं। वहाँ पे भी क्यूआर कोड से पेमेंट होती है, यहाँ पर भी क्यूआर कोड से पेमेंट होती है। वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट से आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आज ये बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ई रुपी है क्या। शॉर्ट फॉर्म में, डिटेल में मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ ई रुपी क्या है। ई रुपी एक डिजिटल करेंसी है, सेम कैश की तरह। जिस तरह से आप कैश को बैंक से विड्रॉल करते हो, 100 रुपये आपने विड्रॉल किए, अब वो आपने कहाँ रुपये 100 रुपये खर्च किए वो आपको कहीं भी कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने कैश खर्च किए। सेम यहाँ पर भी जब आप अपना बैंक से यहाँ पे वॉलेट लोड कर लेते हो ई रुपी वाला, तो आप यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन यूपीआई में ऐसा मसला नहीं, यूपीआई में हर एक चीज ट्रैक होती है, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरह से बिटकॉइन वगैरह ये सब डिजिटल एसेट्स में आते हैं, जहाँ पे 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो है ये ब्लॉकचेन की तरह ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा आरबीआई का कंट्रोल है, ये सेंट्रलाइज्ड है। वो जो है बिटकॉइन वाला ब्लॉकचेन वो डिसेंट्रलाइज है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अब ये गाइस ई रुपीज जो है अगर आपको यूज करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके ई रुपी जब सर्च करेंगे तो आपको वहां पे ढेर सारे बैंक की ऐप दिखने लग जाएगी। अब वहां पे आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक को आप लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल जो है बैंक के थ्रू ही लॉगिन हो रहा है ये, मतलब वैसे तो आरबीआई ने बोला है कि इसको विदाउट बैंक अकाउंट वाला बंदा भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन फिलहाल बैंक अकाउंट की नीड है, क्योंकि अभी ये इतनी ज्यादा इसमें अवेयरनेस नहीं है, अभी इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो हो सकता है धीरे धीरे करके चीजें सही होना शुरू करेगी, ठीक है। आरबीआई का मानना है कि ये जो है ये यूपीआई को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अब हम समझते हैं यूपीआई और ये जो ई रुपी है, इस दोनों में फर्क क्या होने वाला है। तो बस यूपीआई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका जो बैंक है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है। आप सिंगल रुपी की भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वो सीधा का सीधा आपके बैंक से कटती है या आपके बैंक में क्रेडिट होती है, सिंगल अमाउंट की भी। अगर आपने 1 रुपए की भी आपने ट्रांजैक्शन करी तो। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, जो ई रुपी है, वहां पे बैंक इन्वॉल्व नहीं है। आपको सिर्फ एक बार बैंक में पैसा डालना होता है, और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ई रुपी में, ई वॉलेट के अंदर, वो उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, सिर्फ सिवाय आरबीआई के। आरबीआई ट्रैक कर सकता है उसको, लेकिन यहाँ पे बैंक का कोई भी रोल नहीं होता, बैंक कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने दोस्त को 100 रुपए ट्रांसफर किए यूपीआई से, तो अब आपके बैंक से भी 100 रुपए कटेंगे और उनके बैंक में 100 रुपए क्रेडिट होंगे, और ये जो अमाउंट है ये हर एक स्टेटमेंट में दिखता है। लेकिन वहीं पे अगर आपने ई रुपी ट्रांसफर करना है अपने दोस्त को, तो वहां पर आपके जो वॉलेट में ई रुपी है वही नंबर का सेम नोट उनके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, बैंक को मतलब नहीं होगा इन सब चीजों से। मैंने आपको बताया ना, ये ई रुपी जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कैश खर्च करते हो, कैश को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, वैसे ही ई रुपी है, ई रुपी को भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ना मर्चेंट्स को होने वाला है। मर्चेंट्स का जो, जब वो यूपीआई से पेमेंट लेते थे तो छोटी छोटी अमाउंट की भी ट्रांजैक्शन उनके बैंक अकाउंट में शो होती थी, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, जो मर्चेंट्स लोग हैं वो लोग सीधा जो भी अमाउंट होगा वो पूरे दिन में कलेक्ट कर लेंगे ई रुपी में। और सपोज करो उनकी 10,000 रुपए की कलेक्शन हुई है पूरे दिन की, तो वो एक ही बार में क्लिक करके अपना पूरा का पूरा अमाउंट जो है ई वॉलेट से आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये सिंगल क्लिक में होता है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस वगैरह नहीं लगती है। ये बिल्कुल वैसा है जिस तरह से आप जो कैश ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कराते हो, सेम वैसा ही है, आप ई रुपी डिपॉजिट करा रहे हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। फिलहाल गाइस ई रुपी और यूपीआई के अंदर यही 2-3 मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। इसको लाने का सीधा सीधा मतलब है आरबीआई का कि जो दुनियादारी के चार्जेस लगते थे कैश को उठाने में, ले जाने में, ट्रांसपोर्ट में, प्रिंटिंग में, कई सारी चीजों में, उन कॉस्ट को कम किया जा सके, उन कॉस्ट को माइनस किया जा सके। फिलहाल अभी के टाइम पे यूपीआई बहुत पॉपुलर हो गया है, ठीक है। तो इसको अभी अडॉप्ट करना लोगों के लिए बहुत अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है। बाकी गाइस अभी इसको लेकर इतना अवेयरनेस नहीं है, तो इसको आप बहुत कम लोगों को देखोगे यूज कर पा रहे हैं। इनफैक्ट बैंक की परमिशन भी लग रही है अभी इसको यूज करने के लिए, तो अभी पूरे का पूरा ऑफिशियली इसको यूज नहीं कर पा रहे। बाकी अगर आप एक करना चाहो तो प्ले स्टोर पे जाओ, जो भी बैंक की ऐप है वहां पे आप लॉग इन करके देखो,
अकाउंट वगैरह बना के, अगर बन रहा है तो आप मुझे जरूर बताना। मेरे केस में मेरे से नहीं बना, इसलिए मैंने आपको बोला। बाकी सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा मुझे ना यूपीआई बेटर लगा ई वॉलेट के मुकाबले। बाकी आपका क्या मानना है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर दें कि आपको ई रूपी को लेकर क्या मानना है। क्या ई रूपी जो है वो यूपीआई को रिप्लेस कर देगा, यूपीआई को हटा देगा मार्केट से, या फिर दोनों ही चलने लगेंगे, या फिर एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ई रूपी जो है वो यूपीआई का क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकता है और यूपीआई जो है वो ई रूपी का भी क्यूआर कोड से स्कैन कर सकता है। क्या लगता है आपको, फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार, सब्सक्राइब करके जाना।